नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। कहा जाता है कि कामयाब इंसान कि ये देखा नहीं जाता कि वो कहां से आ रहा है। कामयाब इंसान के अंदर से बचपन से कहीं ना कहीं घर के माहौल से पनपती रहती है। मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूं जो छोटे से माहौल से, साधारण सी जिंदगी से निकलता हुआ आज वो अपनी एक वो मुकाम बना लिया है जो आज देश भर में जाना जा रहा है और इसके साथ ही पूर्वांचल का नाम देश भर में रोशन कर रहा है। बात मैं कर रही हूं देवरिया जिले की रहने वाली छोटे से कस्बे की एक युवती की, जिसका सपना तो शायद बहुत दूर तक जाने का है, लेकिन शुरुआत उसने बेहतरीन की है। इतनी बेहतरीन कि उसे सीधा मुंबई बुलाया जाता है और वो अपनी कला के द्वारा अपनी एक पहचान बनाती है। मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूं भावना द्विवेदी जी से और आगे की बात इनसे। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भावना जी, पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे भावना द्विवेदी कौन है। मैं एक राइटर हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं देवरिया ज़िले से आती हूँ। एक बहुत ही साधारण से परिवार से मैं निकल करके मंचों तक आती हूँ। उस माहौल से आती हूँ जहाँ पर बेटियों को मंच तक जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। तो मैं उस माहौल से निकल करके आती हूँ। आप सभी के बीच की एक छोटी सी कवयित्री हूँ। अक्सर ये देखा जाता है कि पूर्वांचल क्योंकि अब विकसित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आज भी लोगों के अंदर ये धारणा है कि हमारी घर की बहू बेटियाँ घर की दहलीज के बाहर नहीं जाएंगी, मंचों तक नहीं जाएंगी। और आप जिस समाज से आ रही हैं वहाँ पे भी करीब करीब ये चीज़ देखना आम बात हो जाती है। ऐसे में आप ना सिर्फ घर से बाहर निकली, मंचों तक गई और एक लंबा सफ़र आपने तय किया है। इस उपलब्धि के पीछे का श्रेय आप किसे देंगी? इस उपलब्धि के पीछे का श्रेय मैं मेरे परिवार को दूंगी और ख़ास तौर पे मेरे चाचा जी को दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जिस परिवार से आती हूँ, मैंने बताया कि एक बहुत ही साधारण सा गांव है, बहुत छोटा सा गांव है और वहाँ पर लड़कियों को मतलब मंचों पर जाने देना शायद संभव नहीं है। और उसमें मेरे चाचा जी जो मुझे शुरुआती समय में मंचों पर लेकर के जाते थे, कवि सम्मेलनों में लेकर के जाते थे, वो अपना काम छोड़ करके मुझे बिठा करके बाइक पे पीछे लेकर के जाते थे मंचों पे कवि सम्मेलन करवाने के लिए। तो मैं इसका श्रेय पूरे तरीके से चाचा जी को दूंगी। उसके बाद मेरे पिताजी जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि कविता खून में होती है, तो मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उनकी वजह से मेरे अंदर भी थोड़ा सा लिखना आ गया और आज आप सभी के बीच में मैं कविताएं पढ़ती हूँ मंचों से। ये तो बात सही है कि कविताएं खून में होती है। आज आ जाइए। ये तो बात सही है कि कविताएं खून में होती है और जिस तरह से आपने पिताजी से लिखना पढ़ना सीखा और चाचा जी ने आपको मंच देने का काम किया। अगर मैं बात करूं आपकी वो पहली कविता अगर आपको याद हो तो 2 लाइन जरूर बताएं। ज़रूर ज़रूर। मैंने पहला जो गीत लिखा था वो था कि मैं गा के सुनाना चाहूँगी। जो मेरी पहली मतलब कविता थी, पहला एक गीत मैंने लिखा था और उस गीत ने मुझे मंचों पर एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई। तो वो गीत थी कि प्यार की एक कली मुस्कुराती रहे, बात दिल की निगाहें बताती रहे, प्यार की एक कली मुस्कुराती रहे। आप किस विधा पे ज़्यादातर लिखती हैं? क्योंकि आप देखा मैंने आपका प्रोफाइल कि आप प्रेम की भाषा ज़्यादा बोलती हैं। आपके आइडल कौन है? मेरी आइडियल तो वैसे मैं जब शुरू के समय जो थे मेरे, तो मैं ये कहूँगी कि मैं पहले वीर रस लिखा करती थी, मतलब ओज की कविताएं मैं लिखती थी, क्योंकि मैं कविता जी को बहुत सुनती थी। कविता तिवारी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कवयित्री हैं, तो मैं उनकी कविताओं को सुनती थी। फिर मैं वो मतलब श्रृंगार वीर रस की कविताएं लिखती थी। लेकिन श्रृंगार में मैं कहूँगी मेरे जो आइडियल कह सकते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं उनको देख करके कविताएं श्रृंगार की लिखती हूँ। वो प्रेम का उनसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। तो मेरे जो आइडियल है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ये तो बात सही है कि अगर प्रेम की हम प्रकाष्ठा की बात करें तो राधा कृष्ण को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण ही वो चीज़ वो हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने प्रेम की ऐसी मिसाल दी कि युगों युगांतर तक उनकी प्रेम प्रकाष्ठा को लोग समझेंगे और समझेंगे उस चीज़ में। भावना जी, एक चीज़ आपसे और ये जानना चाहती हूँ कि जहाँ आज की पीढ़ी, क्योंकि आप भी आज की पीढ़ी में हैं, जहाँ आज की पीढ़ी हाई प्रोफाइल के पीछे रहती हैं, वो चाहती हैं कि कुछ खूब ज़्यादा ब्राइटनेस माहौल मिले, हॉलीवुड की तरफ संगीत को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा घबर घबर जिसको बोलते हैं। आपने साहित्य को चुना
और प्रेम की बात करती हैं, यही को क्यों चुना? मेरा साहित्य को चुनने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। साहित्य जो है, आज का जो समय है ना, आज साहित्य पूरे तरीके से एक व्यवसाय का माध्यम है। मतलब कविता को लोग व्यवसाय का माध्यम बनाते हैं। ऐसे में पहले क्या होता था कि जब राजनीति लड़खड़ाती थी तो साहित्य उसे संभालने का काम करता था। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो साहित्य है वो भी आज के समय में जिस तरीके से लड़खड़ा रहा है उसे संभालने का काम किया जाए, क्योंकि इससे फिर लड़खड़ाए हुए समाज को संभाला जा सकेगा। क्योंकि कविता जो होती है, जब हम मंच से पढ़ रहे होते हैं तो हमें सामने बैठ करके सैकड़ों लोग, लाखों लोग सुन रहे होते हैं, और वो सब हम जो मंच से बोलते हैं वो उसको सुनते हैं और अपनी दिनचर्या में लाते हैं। तो मेरा ये है कि हम जैसा करेंगे वैसा हम दुनिया को देंगे। क्योंकि आप अगर मंच से हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए आप मंच पर खड़े हैं और मंच से बोल रहे हैं और वो लोग सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बातों पे अमल भी करेंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि साहित्य को संभाला जाए, साहित्य को एक अलग दिशा दी जाए जिससे कि समाज को संभाला जा सके। तो मेरा बस यही उद्देश्य था साहित्य को चुनने का, कि मैं लड़खड़ाए हुए समाज को संभालने का काम करूं। अगर इसके आगे वाले आपकी सफ़र की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या सफ़र है, वो आपकी क्या मंजिल है, वो आपके क्या सपने हैं जहां तक आप पहुंचना चाहती हैं? मेरी मंजिल तो बहुत दूर है। अभी ये टीवी शोज़ या अवार्ड शोज़, ये सारी चीज़ें अभी बहुत कम है मेरे लिए। मुझे ये है कि मुझे इतना परिश्रम करना है कि मैं बॉलीवुड के गाने लिख सकूं। मुझे लिखने का शुरू से शौक़ है, और एक मेरे लिए, मेरे अंदर से ये चीज़ें हैं कि मैं बॉलीवुड के गाने लिखूं, उस इंडस्ट्री में मैं अपने कदम रखूं। तो मेरे बस अभी आगे तो यही सपने हैं कि मैं उस लाइन में जाऊं, उस तरीके के गाने लिखूं, ताकि मुझे कहते हैं कि आप तब तक कामयाब नहीं होते हैं जब तक आपको अपना परिचय किसी दूसरे को देना पड़ता है। तो मुझे ये है कि मुझे आगे चल करके मुझे इतना काम करना है कि मुझे किसी तीसरे को अपना परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े। जाते जाते भावना जी, एक अहम सवाल, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं अपने वो विजन से बहुत भटकती है, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें। हाथों से किताबें हट गई हैं और अब ये फ़ोन हाथ में आ गया है, तो साहित्य से तो बहुत दूर है। लोग सुन लिया करते होंगे बेशक, लेकिन सुनने और पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है, अपनी लिखने में। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को क्या अपने साहित्य के जरिए, आप अपने श्रृंगार रस के जरिए, प्रेम के जरिए क्या वो मैसेज देंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो भी युवा पीढ़ी है आज के समाज में, वो समाज का एक आधार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगी सभी युवा पीढ़ी से कि वो जो भी कर रहे हैं, जिस भी लाइन में कर रहे हैं, चाहे वो साहित्य हो या कोई भी कार्य हो, वो जिस भी लाइन में काम कर रहे हैं वो बस बेहतर करें, ताकि वो समाज में एक आदर्श स्थापित कर सके। और रही बात बेटियों की, भी मैं कहना चाहूँगी, अगर साहित्य के थ्रू मैं कहूँ तो मैं ये मेरी 4 लाइन है, और वो लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, मतलब लोगों के ज़ुबान पर रहती है। तो मैं वो 4 लाइन सुनाना चाहूँगी कि तुम्हारे प्यार में पढ़कर जहर मैं खा नहीं सकती। किन संस्कारों के साथ नीचे से मंच तक आती हूँ मैं। लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। तुम्हारे प्यार में पढ़कर जहर मैं खा नहीं सकती। लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर कर्तव्य, हर एक कार्य की एक सीमा रेखा होती है, बस उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। और बाकी वो जिस भी लाइन में युवा पीढ़ी काम कर रही है वो करे, लेकिन ऐसा करें कि वो समाज में एक आदर्श स्थापित कर सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे भावना द्विवेदी ने देवरिया के छोटे से गांव से निकलकर एक आदर्श स्थापित किया है। आज ना सिर्फ अपना नाम बल्कि अपने परिवार का नाम, इसके साथ ही पूर्वांचल के साथ गोरखपुर का नाम पूरे देश में रोशन किया है। और जो भी भावना द्विवेदी को सुनता होगा, समझता होगा और प्रेम का रस उनके अंदर समर्पित होता होगा, वो जरूर समझ पाएगा। इनके द्वारा गाए हुए गीतों को, मैसेज को जरूर समझ पाएगा। आत्मसात अगर करे तो हर साहित्य कुछ ना कुछ सिखा जाता है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।